चलो पहले तो ये बताओ, ये जो हमारी ये असाइनमेंट्स थी, इनमें कुछ डिस्कस करना था क्या? प्रैक्टिस शीट 1 जो भेजी थी, अरे ये डाउट देख लें। नो सर। क्वेश्चन नंबर 1 समझ नहीं आया। कौन सा? क्वेश्चन 1। अच्छा 1 पहला ही। इसे लैंग्वेज समझ नहीं सर पहला वाला नहीं है। यस सर, उसका डायग्राम नहीं क्लियर हो रहा था। यस सर। ओके, फर्स्ट का आप कह रहे हो कि डायग्राम नहीं समझ में आया इसका, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर डायग्राम तो मुझसे बन गया था, लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ में कि अब करना क्या है इसमें। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, डायग्राम बन जाएगा तो करना क्या है, वो तो बड़ा आसान है। देखो इसमें ये कह रहा है कि 2 बॉल सेपरेट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, आपको मतलब रीड कर पा रहे हो ना क्वेश्चन? वैसे तुम लोगों के पास असाइनमेंट होगी। यस सर। यस सर। हाँ देखो, इसमें कह रहे हैं कि 2 स्मॉल balls with equal but opposite charges are secured in the horizontal plane at a distance a from each other। तो जैसा ये कह रहा है, चाहे जिस तरीके से लैंग्वेज है उस हिसाब से डायग्राम बनाइए। 2 बॉल्स के बारे में कह रहे हैं कि 2 बॉल्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिक्योर हैं, उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, एक पे प्लस एक पे माइनस, आइडेंटिकल चार्ज है। और अ थर्ड चार्ज्ड बॉल इज सस्पेंडेड ऑन अ स्ट्रिंग। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो आप। थर्ड चार्ज्ड बॉल इज सस्पेंडेड ऑन अ स्ट्रिंग। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज फर्स्ट सो मूव्ड दैट द थर्ड बॉल व्हेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बी प्रिसाइजली अबव द फर्स्ट बॉल एट अ डिस्टेंस ए। यहीं पर तो पूरा गेम बिगड़ जाता है। इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। जितना पहली 2 लाइनों में समझा होता है, वो तीसरी लाइन पढ़ते पढ़ते वो सब गायब हो जाता है। वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ये बॉल नंबर 1 हो गई, ये बॉल नंबर 2 हो गई, और एक तीसरी बॉल है, थर्ड बॉल, जो फर्स्ट बॉल के जस्ट ऊपर है। और ये हालात तब है जब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लिखा हुआ है थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, when in the state of equilibrium be precisely above the first ball at a distance a। मान लिया तीसरी बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है कुछ स्मॉल क्यू का, और इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहीं और होगा। मान लीजिए ऐसे करके इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन उसके ऊपर नहीं है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब जिस पॉइंट से स्ट्रिंग को हैंग कर रहे हैं वो पॉइंट कहीं और है। वो बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल के ऊपर है। यहाँ तक बोलो आप, तीसरी लाइन तक बात समझ में आई हो तो बताएं। तो ये यस डिस्टेंस, सर। तो अब इसमें करना क्या होगा, कुछ आइडिया लग रहा है इसमें? इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ वो यस सर, एंगल फाइंड सर टेंशन के कंपोनेंट एंगल लेके विद इसको वर्टिकल फाइंड करना है। दो एंगल मान लो ये θ1 बन रहा है वर्टिकल से, तो इसके बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने होंगे। जो प्लस स्मॉल क्यू है इसके ऊपर एक तो रिपल्सिव फोर्स आ जाएगी। मैं पूरा नहीं सॉल्व करेंगे है ना, पूरा नहीं करेंगे, इसको हिंट बता रहे हैं। यहाँ पर फोर्स बिटवीन 1 and 3 हो जाएगा, और 45 डिग्री के एंगल पर, वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज नंबर 3 एंड चार्ज नंबर 2 आ जाएगा। उसके अलावा इसका वेट mg नीचे आ जाएगा, और प्लस एक टेंशन फोर्स आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। बाकी इनको बैलेंस करना होगा तुम्हें। सर अगर ये आपने जो सस्पेंशन वाला पॉइंट लिया है, इसको अगर दोनों चार्जेस के बीच में ले लेते हैं, मतलब सर चार्जेस के बीच में, मतलब कहीं भी, तो सर तब उससे आंसर नहीं आता क्या? नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि जो F32 का है, F32 जो अट्रैक्शन है, F32 का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली राइट साइड है। यस सर। तो टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली लेफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगी। सर मेरी हो गई थी, लेकिन मेरा एंगल गलत आया था। मेरा tan इनवर्स 1/2√2 - 1 बन गया था। तो आपने या तो नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट साइड पर, जहां पर मतलब मैंने 1 को पॉजिटिव माना है, या तो तुमने 1 को नेगेटिव। यस सर, 1 को नेगेटिव माना था। हाँ तो वो तो एक्चुअली इसमें कुछ लिखा नहीं है ना, इसमें कौन सा चार्ज कहाँ रखा है सर। लेकिन एक एंगल और दिया है कि दोनों एंगल की रिलेशन दिया है, 1:2 का। नहीं, तो वो ये नहीं दिया। वो ये दिया है कि जब आप, दूसरा केस है वो एक दूसरा केस है। वो कह रहा है कि जब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हो गए ना, अब आप क्या कर रहे हो, उस तीसरी बॉल को कहाँ पे कर रहे हो? इट इज सो मूव दैट द थर्ड बॉल इज अबव द सेकंड वन। अब आपको यहाँ रखना है, सुनना, अब आप यहाँ पे रख रहे हो तीसरी बॉल, थर्ड नंबर बॉल जिसपे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, उसको अब आप सेकंड के ऊपर रख रहे हो। अब आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ पे होगा? ओके सर, मैंने क्वेश्चन गलत समझ लिया था, मैंने एक ही बना दिया था। नहीं, ये दो अलग अलग केस हैं। अब हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अब शायद मेरे हिसाब से अब ये इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा। अब क्यों बीच में, बीच में आ जाएगा? क्यों बीच में आएगा? सर वो कंपोनेंट बैलेंस हो जाएंगे।
हाँ, क्योंकि अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी रिपल्सन यानी कि फोर्स बिटवीन 1 3 ये बाहर जा रहा है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन यानी फोर्स 2 3 अंदर आ रहा है, mg नीचे आ रहा है, और एक टेंशन फोर्स लेफ्ट लगेगा, तभी जाकर के बैलेंसिंग पॉसिबल है। और सपोज ये एंगल θ2 है। अब θ1 θ2 के बारे में भी एक रिलेशन है, कोई एक Twice. कौन सा डबल होगा θ1? Twice. नहीं, वो भी सोचना है आपको कि θ2 θ1 का डबल है या θ1 θ2 का डबल है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट लगाओ ना, ये भी सोचने वाला पॉइंट है। तो पे mg लेंगे क्या? एक हाँ, तो पे mg लेंगे हम लोग। मार्क्स तो दिया नहीं, मास दिया नहीं तो लेना तो पड़ेगा ही सस्पेंडेड लिखा है तो लेंगे ही सर। ना, बिल्कुल कंसिडर करेंगे। मास तो लेना ही है इसमें। इसके अलावा आपको ये दिमाग लगाना है कि θ2 मतलब θ2 बड़ा वाला एंगल है या θ1 बड़ा वाला एंगल है। फ्री बॉडी डायग्राम सामने बना हुआ है। तो θ1 θ1 बड़ा होगा सर। यस सर। यस सर। एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा ये। एप्टीट्यूड मतलब ये θ1 ट्वाइस ऑफ θ2 इसलिए मान लीजिए ये। अब θ1 क्यों बड़ा होगा? मैं ये नहीं बताऊंगा भाई यहाँ पर। मैं इसके बारे में कोई ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थिंक इसके बारे में आप सोचो भाई थोड़ा सा। देखो सर हिंट दे दीजिए थोड़ा। अरे यार इसकी हिंट दे देंगे फिर तो सॉल्व भी हो जाएगा ना भाई। आपको मैंने कहा डायग्राम सामने बने हुए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने है। एक बार काहे घबरा रहे हो तुम? थोड़ी प्रैक्टिस और कर लो भाई। अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, आज इतनी हिंट मिल गई है, हो सकता है कि अब सॉल्व हो जाए। मुझे तो बताना है ही है, आज नहीं बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे। जी सर ठीक है। ठीक, मतलब बट वो चीज ब्रेन एक्सरसाइज तभी होगी जब आप इसके बारे में सोचोगे। थिंक मतलब ये चीज। सर ये जो सेकंड वाला जो डायग्राम है सर, इसमें 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस भी नहीं गिवन है ना शायद? वो सेम डिस्टेंस है, वो वैसा ही है। ये भी ए डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस वाला पार्ट दोनों में तरफ में ए और ए। अच्छा सर, लेकिन सेकंड वाले में स्टेटमेंट में कहीं लिखा नहीं हुआ था ना कि वो ए डिस्टेंस ऊपर है। हाँ वो लिखा नहीं है, बट एक्चुअली मुझे पता है इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहे थे कि मतलब जो थर्ड बॉल है उसको एक बार 1 के ऊपर रखना था, एक बार 2 के ऊपर रखना था, सेम डिस्टेंस पे। तो स्ट्रिंग के एंगल बदल रहे थे वहां पर। अभी क्लियर हो गया? आप साथ ट्राई कर सकते हो इसको। यस सर। मैंने वहां पर ए नहीं एक्स लिया था तो सर उससे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रही थी, तो हो ही नहीं रहा था। वो नहीं, अब ए लेके करो, ए लेके ट्राई करो। यस सर। और बताओ। ये क्वेश्चन ओरिजिनली एक्चुअली बहुत पहले ना रुड़की का एग्जाम होता था, तो रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। यस सर। तो ये उसका क्वेश्चन है। सोचो मतलब आज बहुत करीब 20-22 साल पहले। कुछ आंसर सर शीट में थोड़े गलत है क्या? मतलब सर बताओ ना, कर तो रहे डिस्कस। अभी इसमें क्वेश्चन और कौन सा? सर मेरा 7 डिग्री आ रहा था, पीछे 10 डिग्री दिया। नहीं ये तो सही है, तो प्रॉपर पेपर का आंसर है भाई ये तो। ओके। अच्छा और कौन सा दिक्कत बता, फटाफट बोलो। 6th वाला। 6th वाले में हालांकि इस क्वेश्चन में ना कंपोनेंट्स के कोई भी डायरेक्शन के साथ आ सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सिमेट्री ये बात सही बोल रहे हैं लोग। सिमेट्री का यूज कर लो ज्यादा अच्छा होगा। दीवार वाली घड़ी सभी के घरों में होगी ना भाई? यस सर। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 लेके जाओ यार, क्या हो गया तुमको? और इधर 10 और इधर 11 ऐसे कुछ करके बेसिकली सब पे कितने कितने चार्ज रखना है इनको? -q, यहाँ -q, यहाँ -2q, यहाँ -3q, यहाँ -4q, ऐसे करके रखना चाहते हो आप चार्ज। -5q, यहाँ -7q। कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। जिन लोगों ने अगर कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन को किया है तो वो आप मान के चलो कि गलत कर गए। गलत का मतलब हो सकता है आपने जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया। आप डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज देखो, क्या 6 के डिफरेंस पे नहीं है? ये 12 यस सर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बताओ? 12 और 6 आमने सामने है। सर ऊपर की तरफ है। तो इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस में डिफरेंस कितना है? मतलब इधर -12 की, उधर सामने उसके सब में 6 का होगा। -6 का डिफरेंस है।
अब 7 और 1 को देखो, 7 और 1 भी इनमें भी 6, ये 7 की तरफ सेवन की तरफ जाएगा। फिर 8 और 2, 8 के डायरेक्शन, 8 की तरफ जाएगा। फिर 9 और 3 का 9 की तरफ, 9 10 और 4 का 10 की तरफ, और ये सब आइडेंटिकल वेक्टर्स होंगे ये Yes, सारे sir. सारे। अब इन सब का रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर पे जाएगा। जब सारे वेक्टर आइडेंटिकल है तो इन सब का रिजल्टेंट इनके एंगुलर बाइसेक्टर पे आएगा, और ये जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा 7 और 12 के बीच, 930 ये पूरा एंगल 150 बनता है 7 और 12 के बीच में। उसका एंगुलर बाइसेक्टर जब लेंगे तो वो 9 और 10 के बिल्कुल बीच में से जाएगा। 9:30 बज रहे होंगे। हाँ, 9:30 का टाइम हो रहा है वो, बस इतना देखना था। इट इज 9:30। सर आंसर में एएम लिखा था, एएम कैसे अबे बता दिया? एएम पीएम नहीं बता पाएंगे, एएम पीएम कैसे बता देंगे यार? सुबह के बज रहे कि रात के बज रहे, वो गलती से लिख दिया होगा। अपना एएम पीएम कोई नहीं बता सकता। सर मैंने सर डायरेक्टली एंगल बाय सेक्टर नहीं करा था सर, मैंने मतलब दो सर, एक बार पता करके करा था। सर 13 वाले में भी डाउट। चलो ये हो गया वाला में भी है। 13th वाला। जल्दी से पूछते इसको भी डिस्कस कर लें। सर 9th बता दीजिए। 9th, अच्छा इसमें भी डाउट है मतलब 9th वाले में? ये सर 9th वाले में। इसलिए मैंने कहा कि आज डाउट ही डिस्कस करने ज्यादा अच्छा है। 9th वाले में देखो, एक तो इसमें मास गिवन है 9th वाले क्वेश्चन में, इसका मास गिवन है, बस इसको पूरा करेगा। देखिए इसका मास गिवन है, और पहले ये 20 सेंटीमीटर अबव द टेबल टॉप वेयर इन द इक्विलिब्रियम। उसके बाद उसको 5 सेंटीमीटर नीचे लाए हैं, बॉल इज पुल्ड, and then released to perform SHM। चार्ज दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। भैया ये बताओ 5 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे ला करके जब छोड़ेंगे एम्पलीट्यूड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड। हाँ, मान लो अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और उससे 5 सेंटीमीटर नीचे ला करके इक्विलिब्रियम से, और उसको छोड़ रहे हो, मतलब कि रेस्ट की कंडीशन पे, जीरो वेलोसिटी, तो ये बाय डेफिनेशन एम्पलीट्यूड हो गया SHM का। So amplitude is 5 सेंटीमीटर। इक्वेशन ऑफ SHM बताना जरा। sin ओमेगा t। नहीं यार, ये तो a क्या sin, कॉस आएगा? एक मिनट, sin प्लस फाई नॉट था ना। हाँ। फाई नॉट बताओ कितना आएगा फाई नॉट? π/2 आएगा। हाँ, अगर आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो, डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव मान लो, तो आप अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। तो π/2। तो SHM अगर एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब फाई नॉट, याद करिएगा SHM के कंसेप्ट्स में π/2 लेते हैं, और इस हिसाब से x की वैल्यू बनेगी a इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा भी निकालना पड़ेगा SHM के लिए, ओमेगा की वैल्यू √k/m। और ये जो x होता है ये भी आपको याद करें, ये x बताया गया था, दिस इज द पोजीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर आप इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस पे हो तो पॉइंट P से डिस्टेंस कितना हुआ फिर? अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P देखें, देखिए पॉइंट P और आपका जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वो वहां से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, और अगर हम उससे x डिस्टेंस नीचे हैं जो पार्ट -x। तो आप पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे हुए फिर? 20 - x। लेकिन एक यूनिट्स का ध्यान देना पड़ेगा, इसको 0.2 लिख देते हैं, 0.2 मीटर। तो 20 - x ना लिख करके 0.2 - x, ये आपका पॉइंट P से डिस्टेंस हुआ, वो जो चार्ज है उसका, चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंट P पर निकालना होगा तो k इंटू उसका चार्ज डिवाइडेड बाय पॉइंट P से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि 0.2 माइनस, अब जो x है वो कैपिटल A विच इज 0.05, सब कुछ मीटर में चल रहा है, एंड कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। यही आंसर दिया होगा पीछे, देखो ऐसा ही करके कुछ आंसर होगा, AQ/r²। ऐसा ही कुछ होगा आंसर। ये कुछ और आंसर है, बता जल्दी, ये है कुछ और है?
सर सिमिलर था लेकिन कैलकुलेट करने पे वैल्यू थोड़ी अलग आ रही थी। क्या, कौन सी वैल्यू? सही आ रही था आंसर। चलो भाई देख लेना फिर से, है ना। अभी आज ये हिंट मिल गए। और कौन सा दिक्कत है, फटाफट बोलो, थोड़ी स्पीड में जल्दी यार। इसमें और कहीं 13 में डाउट है या आंसर नहीं मैच हो रहा है, क्या है मतलब? एक तो होता है कि आया नहीं मेरे को सॉल्व। सर आंसर नहीं मैच कर रहा है सर, डिनोमिनेटर में वैल्यू एक डिफरेंट आ रही है। अच्छा, एक मिनट, 13। इसमें ये कह रहा है कि डाइपोल है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लैम्डा इज लाइंग पैरेलल टू द जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, और ठीक है, जेड एक्सिस इसमें बाहर की तरफ है, बोर्ड के बाहर की तरफ ये लाइन आपकी जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई। एक डाइपोल 1 और डाइपोल 2, डिटरमाइन द फोर्स। ओके, कौन से डाइपोल का फोर्स नहीं आ रहा है ये बताओ? 1 वाले का नहीं आ रहा है या 2 वाले का नहीं आ रहा है? ये दोनों ही नहीं आ रहे। 1 वाले का। 1 वाले का। अच्छा, आप देखो हम कुछ डायग्राम्स बना रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, इसको फोकस करना है यार। ये हम 2 चार्जेस आपको डाइपोल के दिखा रहे हैं, इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से आपका डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ। ये हो गया हमारा डाइपोल नंबर 1। और ओरिजिन पर हमारा यहाँ पर वो लैम्डा वाला वायर है, वो कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है जो लैम्डा वाला वायर यहाँ पर रखा गया है ना, इसकी पोजीशन दी गई है -x0। मतलब कुल मिलाकर के डाइपोल से x0 डिस्टेंस से पीछे आपने एक वायर रखा है, बट ये वायर जेड एक्सिस की तरफ है। ये ओरिएंटेशन किसी को समझ आ रहा है? यस सर। यस। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी लैपटॉप स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये वायर है, जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हो उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर वायर है। यस सर। ठीक, अब सबसे पहले ये जो वायर है, इस वायर की वजह से डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स आएगी। डाइपोल की वजह से, मतलब सॉरी, वायर की वजह से डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स आएगी, जिसको हम लिख सकते हैं फोर्स। जिस पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर लिखोगे आप इसका लैम्डा मल्टीप्लाइड, सॉरी, चार्ज, सपोज क्यू चार्ज है, और मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम डाइपोल की टोटल लेंथ को L मानते हैं या 2L मान लें कि डाइपोल की टोटल लेंथ 2L है, तो ये हाफ लेंथ L, ये हाफ लेंथ L, ये डिस्टेंस आपका रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वायर का फॉर्मूला लगाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वायर इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, इनफाइनाइट वायर के केस में। तो ये आपका बना पॉजिटिव चार्ज का फोर्स, और वही वायर डाइपोल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन वाली फोर्स। और ये फोर्स जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर आएगी, ये भी मैग्नीट्यूड में सेम आएगी। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, दोनों के मॉडुलस पार्ट एक जैसे होंगे। 2kq लैम्डा अपॉन दिस वैल्यू, रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करके। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब क्योंकि अगर हम मान ले कि ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर फोर्स है, तो सिमेट्री के हिसाब से इधर भी आप एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे आओगे, और इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स अगर करे जाएंगे तो आप सिमेट्री लगा के देखो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहे हैं और कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। साइन वाला कंपोनेंट ऐड होगा, साइन वाला साइन। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ये लास्ट क्लास में भी कहा गया था, डाइपोल का फोर्स मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो ये आपका 2 फोर्स हो गया हमारे पास 2k लैम्डा क्यू अपॉन रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और उसमें साइन थीटा वाला कंपोनेंट। और साइन ऑफ थीटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू फ्रॉम दिस ट्रायंगल L upon dot x square plus L square. L by रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये बनेगा। और इसमें अब हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे, डाइपोल वाली अप्रोक्सीमेशन ये लगा देंगे कि L बहुत छोटा होगा x0 से, तो हमारा नेट फोर्स अब देखते हैं क्या बनता है इसमें। 4k लैम्डा क्यू L ऊपर
डिवाइडेड बाय x2 हाँ, और इसमें डाइपोल मोमेंट हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू द लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी q इनटू 2l। तो न्यूमरेटर में q इनटू 2l को लिख दे, तो यहाँ पर 2k लैम्डा p। अब आप देखो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। सर मेरा भी यही आर था, लेकिन आंसर इसमें गलत दिया हुआ, मतलब डिफरेंट दिया हुआ है। क्या दिया इसमें? इसमें 4k लैम्डा p अपॉन x नॉट स्क्वायर। अच्छा अच्छा, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा यार। इससे मेरा भी वही आ रहा था सर। सर इसी वाले क्वेश्चन में सर मुझे ये डाउट हो रहा था कि सर यहाँ पर दूसरे वाले डाइपोल का फोर्स नहीं आएगा क्या? अरे भैया तुम या सर वो तो हमको लग रहा है एग्जाम में ना ये ओवर थिंकिंग में ना चले जाओ कहीं। अब सर उसमें कहीं लिखा भी नहीं कि फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है, तो मुझे लगा अबे नहीं, तो कहीं ये भी तो नहीं लिखा है कि उस डाइपोल का फोर्स कंसीडर करना है भाई। सर ये नहीं, डाइपोल के द्वारा एक्सपीरियंस की गई फोर्स पूछी है ना सर। अरे नहीं, वो सोच तो सही रहा है, वो मतलब उसकी प्रॉब्लम थिंकिंग में नहीं है, बट वो ओवर थिंकिंग हो जाती है, बिकॉज जेई के न्यूमेरिकल्स में भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं लोग। वो कह रहा है कि डाइपोल 1 पर जो फोर्स होगी वो वायर की तो होगी ही होगी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1 और 2 पे डाइपोल में फोर्स निकाल, ये निकाले कि वहां रखे पूछा गया कि यहाँ पे अगर डाइपोल रख दिया गया तो फोर्स क्या लगेगा। मतलब वो ये सोचा है कि दोनों डाइपोल एक साथ रखे जा रहे हैं। सर, वो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। एक हाँ, वो होता इन सब में, इनकी भी प्रॉब्लम इसकी नहीं है यार। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब कई स्टूडेंट्स के साथ होता है ये ओवर थिंकिंग में गलत हो जाता है। सर ये थोड़ी सी सर शीट में भी सर थोड़ी क्लियरली मतलब लिखा नहीं सर क्वेश्चन सर। भैया तुम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्लियरली लिखें, जेई के पेपरों में भी नहीं लिखा होता यार, क्या करोगे आप? जी सर। ये आपको कुछ हद तक आधे घंटे तक सर इसकी फोर्स और उधर दूसरे वाली फोर्स मैंने की और फिर आंसर नहीं मैच हुआ, मेरा मूड खराब हो गया। नहीं तो भाई अगर ऐसी आदत पड़ रही है ना तो आप थोड़ा सा ये हल्का सा इंट्यूशन लगाया करो यार कि इतना कॉम्प्लेक्स जेई वाले नहीं देते हैं। ओलंपियाड का पेपर थोड़ी दे रहे हो कि इतना टफ आएगा। भरोसा नहीं होता सर अब ये तो प्रैक्टिस करके मालूम चलेगा। खैर चलिए। अब सर इस वाले क्वेश्चन में मैंने सर उल्टा करा था सर, वायर पे फोर्स निकाल दी थी इक्वेटोरियल पोजीशन वाले उसको यूज करके, और फिर इंटीग्रेट कर दिया था। 15 वाला भी एक बार डिस्कस कर ली। हाँ वो कौन सा? ठीक है वाला 15। यस सर। उसमें 1 मिनट, 15 तो आगे है ना, उसमें क्या सर है? 15 का आंसर सर जहाँ तक 5 दिया था सर मेरा 5.96 आ रहा था, मतलब 6 के अराउंड आ रहा था। 15 कौन सा कह रहे हो? ये 2 लॉन्ग वायर्स जिसमें लैम्डा है। यस सर। हद कर रहे हो यार तुम। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, अच्छा उसकी वजह से आ रही होगी। ठीक है, नहीं सर मैंने 16 समझ लिया था, सॉरी सर मेरी भी। 16 में क्या दिक्कत हो गई? 16 में आंसर रूट 31 आ रहा था पीछे से दिया। यस सर रूट 31 आ रहा था, पीछे थोड़ा मिसमैच हो रहा था सर, मतलब न्यूमेरिकल में। हाँ सर पीछे तो एग्जैक्टली 60 है। यस सर। अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि आप लोग का कह रहे हैं कि एग्जैक्ट नहीं आएगा? यस सर 31 आएगा। अभी देखते हैं उसको, 31 आ रहा था। अभी देखते हैं, पता नहीं अभी तो। एक मिनट रुको तो। चलिए इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा है कि हमारे 15th की बात कर रहा हूँ, ये पूछना है ना। यस सर। हाँ, 2 लॉन्ग वायर्स और नॉन कोप्लेनर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब इसमें आप ऐसे मान लो, हमने टेबल इसलिए बनाई है ताकि डायग्राम इमेजिन कर लो। भैया देखो किसी घर में लड़ाई वड़ाई हो रही है, म्यूट कर लो यार। किसी की माताजी लगता है किसी के पिताजी को हटा रही है। देखो भाई ऐसे 2 वायर्स हैं, मान लीजिए एक लैम्डा इधर और एक लैम्डा इधर, ठीक है, ये दोनों। तो ये हो गए ना परपेंडिकुलर, हो गए कि नहीं हो गए? एक वायर परपेंडिकुलर टू टेबल है, इमेजिन करो जरा, और एक वायर ऑन द टेबल है, तो ये हो गया ना नॉन कोप्लेनर। यस ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस d है। अब इनका फोर्स कैसे निकालेंगे? सर जैसे जेड वाला अगर
वायर ले लेंगे एक वायर के सेंटर से दूसरे वायर का एक कोई एलिमेंट रेड वाले वायर एक ब्लू वायर वाले का से एलिमेंट पार्टिकल ले मान के लेंगे। को इंटीग्रेट चार्ज चलो मल्टीप्लाई करके एलिमेंट इंटीग्रेट एलिमेंट लेते हैं। तो मान लो ये एलिमेंट हमने यहाँ से y डिस्टेंस पे और dy विड्थ का लिया, सपोज दैट। यस सर। तो ये जो dy विड्थ का एलिमेंट है, इस पे जो रेड वाला वायर है ना, वो उसको रिपेल करेगा, उस dy वाले को रिपेल करेगा कुछ ऐसे, और वो रिपल्सन की फोर्स होगी। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि dy एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, तो वो लैम्डा इंटू dy हो गया यस चार्ज, सर। और मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फिर से एक वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस, जो कि रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। माइनस इन्फिनिटी से सर एक मिनट अभी रुको, पगला खा रहे हो। ये डीएफ है, डीएफ थोड़ी इंटीग्रेट होगा। अगर ये डीएफ इस वायर से थीटा एंगल पर है, कंपोनेंट डीएफ का कंपोनेंट इंटीग्रेट होगा। कौन सा? तो कॉस वाला, तो यहाँ कॉस वाला सर साइन वाला। तुम Sin पंडित ना, तुम आज लगता है तो पता नहीं सर, डायग्राम अलग से हम लोग साफ लगा सर हम लोग का अलग डायग्राम था सर, वो इसलिए कंफ्यूजन हो गई, सॉरी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आप इसको सोचना है, क्योंकि अगर ऐसा ही एलिमेंट हम दूसरे साइड लेंगे तो हमारा फोर्स की जो डायरेक्शन मिलेगी ना, अगर जो एलिमेंट डी वाई लिया, अगर वैसा ही आप दूसरे साइड लो तो आपका फोर्स कुछ ऐसे आएगा, डीएफ। थोड़ा दिमाग वगैरह लगा लिया करो कि अब इसमें आप रिजॉल्व करोगे तो कौन सा कंपोनेंट ऐड होना है, कौन सा नहीं है। परपेंडिकुलर वाले एंड में आएंगे। इसका मतलब फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा। डीएफ की जगह पर हमारा हो गया 2k लैम्डा स्क्वायर, 2k लैम्डा स्क्वायर dy अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन ऑफ थीटा। तो ये थीटा इधर हो गया, तो थीटा ये हो गया, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा d अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसमें y के लिमिट्स रखेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आगे अब तुम लोग को करना होगा 2k कुछ लैम्डा स्क्वायर डी बाहर चला गया, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा है dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, जिसके बारे में पिछली क्लास में भी कहा था, इसको याद रख लीजिए। और कुछ नहीं आएगा बाहर। चलिए बाकी अपना कैलकुलेट करो, जो आंसर आए बताना। सर हाँ सर मुझे ये बताइए सर, इस वाले क्वेश्चन में मुझे, मैंने कर तो लिया था सर बाद में ऐसे ही, लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर हम लोगों ने यहाँ पर मतलब वो जो एक वायर है उसके बिल्कुल मिडिल पे वो क्यों मानी है, मतलब दूसरी वायर, मतलब सर मतलब अभी यहाँ पर जैसे मान लीजिए डी डिस्टेंस है, तो डी डिस्टेंस हम लोगों ने मिडिल पे मान रखी, सर हम लोग उसको वायर को उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। सर इनफाइनाइट का मिडिल डिफाइन ही नहीं होता, तुम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं मिडिल। तुम बहुत समझ, तुम क्यों प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करते हो यार। जैसे तो बहुत क्वेश्चन है दो में जिसमें ऐसे दो आते हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो हो सकता है कि जो ब्लू कलर का वायर है उसके एंड पॉइंट से डी डिस्टेंस हो। यस सर, वही मैं सोच रहा था। तो सर वो पहले आंसर नहीं मैच किया, फिर उसका मैंने ऐसे किया तो हो गया था फिर बाद में। यार ये बच्चा, तुम्हारे को ये आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इस आदत में आप घर पे तो कर ले रहे हो, चलो ठीक है, घर पे आपने आंसर नहीं मैच हुआ, पलट के दूसरा कर लिया, आपका 15 मिनट चला गया, पेपर में तो ये कैसे होगा। यस सर, वही तो मैं इसीलिए तो मैंने पूछा कि सर कुछ मतलब उसमें क्वेश्चन में पढ़ने समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन जो ओरिजिनल बुक से है उसी का है यार, हमने भी इस बुक, इसमें कोई लैंग्वेज एडिट भी नहीं की है मैंने, और बुक भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है, ऐसा भी नहीं है कोई लोकल बुक का क्वेश्चन है ये। सेलेनोव का क्वेश्चन है, सेलेनोव एक स्टैंडर्ड बुक में आती है। तो हाँ, तो अगर कल को किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सेम लैंग्वेज होगी। यस सर, कोई बात नहीं, चलो 16th में तुम लोग कह रहे हो कि रूट 31 आ रहा है। यस सर, यस सर, एग्जैक्टली 6 नहीं आ रहा सर, पीछे वाला। अरे भैया सर रूट 31 आ रहा था। पता नहीं तुम लोग सही हो कि बुक सही है, कौन सही है भगवान जाने। कौन सही इसमें, जी इफेक्टिव कहाँ जा रहा है इसमें, एक मिनट नोटिस करो, जी इफेक्टिव
है जी। देखो मेरा कहाँ आएगा जी इफेक्टिव, बोलो भाई। सेंटर पे अगर हम चलें तो एक तो हम ग्रेविटी दिखाएंगे नीचे की तरफ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी, कहाँ गया चार्ज, कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा QE/m, ठीक। यस सर। इनका रिजल्टेंट बनेगा जी इफेक्टिव 45 डिग्री के एंगल। अब ये मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन करके मालूम चलेगा। 45 आ रहा है ये? यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी 45 डिग्री के एंगल पर है, जैसा आप लोग की बात को ट्रस्ट करते हैं। और हम लोग बॉटम पॉइंट पर यू वेलोसिटी दे रहे हैं, यहाँ पर सबसे नीचे हमारे पास यू वेलोसिटी हो, शायद ये निकालना है ताकि ये क्या कर जाए, सर्किल कहाँ पर छोड़ दे, सर्किल को पॉइंट सी पर। पॉइंट सी 60 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ पर सर्किल छोड़ने का क्या मतलब है, पॉइंट सी पर सर्किल टेंशन जीरो हो जाए, टेंशन जीरो हो जाए। टेंशन जीरो होगा, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी तो होगी ना उसमें। यस सर। अब इसको निकालने के लिए लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क ऑफ ग्रेविटी एंड वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टेंशन फोर्स का वर्क जीरो होगा, ग्रेविटी का वर्क माइनस mg इंटू जो उसकी वर्टिकल हाइट होगी बिटवीन द पॉइंट सी एंड इनिशियल पॉइंट, इनके बीच की हाइट, इनिशियल पॉइंट से पॉइंट सी तक जितनी ये हाइट कवर करेगा, ये हाइट निकालो। तो ये हाइट अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो r प्लस r cos 60 यानी कि 3r/2 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तुम लोग करेक्ट करना अगर गलती हो रही हो तो। साइन 60 साइन 60 होगा। r प्लस r sin 60 यानी r प्लस r √3/2 यानी कि r1 प्लस √3/2 ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालेंगे तो वो Q इंटू ई, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो उसके लिए मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। इनिशियल पॉइंट और पॉइंट सी के बीच का कितना हॉरिजॉन्टल, cos 60 ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r cos 60 यानी कि r/2, एंड दिस शुड बी हाफ mv² माइनस u², वर्क एनर्जी थ्योरम। अब पॉइंट सी पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस पॉइंट सी पर लग रही होंगी इसमें, ग्रेविटी और mg का फोर्स, QE का फोर्स, टेंशन जीरो हो चुका है वहां पर, तो टेंशन लेना ही नहीं, यही दो फोर्स बचे। और वहां पर वो सर्कुलर मोशन में है, इसका ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन एक सर्किल है, तो कौन सा कंपोनेंट को सेंटर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा इसमें, mg का कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ रहा है, ये mg cos 30 यानी mg √3/2 सेंटर की तरफ, और माइनस QE का एक कंपोनेंट सेंटर से बाहर होगा, वो होगा QE cos 60, और ये चीज m इंटू v²/r r मतलब, ठीक, एक दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ से v² की वैल्यू निकालनी है उसके लिए, सेकंड इक्वेशन से v² निकालना होगा और इसको ले जाकर के पहली वाली इक्वेशन में रखना होगा। सेकंड इक्वेशन से v² निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख करके एंड देन u सॉल्व करना होगा। अगर तो आप लोगों ने यही वर्किंग करी है और √31 आ रहा है तो आप लोग सेम किया सर, यही करिए। यही है, एकदम से। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके साथ इसको करने के बाद भी √31 आ रहा है तो आंसर हम चेक करेंगे एक बार अपने आप करके भी, कैलकुलेशन जरूर करेंगे एंड देन, अदरवाइज शायद कुछ गलती तुम लोगों ने करी हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने सेम वर्किंग करी है, स्टेप्स करने पर मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं कोई छोटा सा पॉइंट छूट गया होता है हमसे। चेक तो 2-3 बार करा था। यस सर, नहीं काफी लोग तो सर कंफर्म भी किया था, सेम आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो ये तो हो गया ना। अभी असाइनमेंट में कोई किसी का डाउट तो नहीं रह गया इसमें कोई, मतलब ये सारे फर्स्ट वाले का? नो। इसमें जो था इसको बोलो जल्दी से, ये जो इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉस लॉ में कुछ बस बचा हुआ है कोई, बोलो। फास्ट करो भाई, इसमें अगर कोई डाउट बचा सर है ये तो जो सर ये जो 17th वाला है हाँ। सर, इसमें हम लोग वो वाला जब केस कंसिडर करेंगे जब रेडियस उससे d से बड़ा हो जाएगा, तब कैसे करेंगे सर? सर वो जितना चार्ज अंदर होगा उसकी वजह से क्यू हो जाएगा, बाय स्क्वायर नॉट कर देंगे। तो लेकिन वो निकालेंगे कैसे अंदर वाला वो चार्ज? ऐसे आएगा, देखो एक्चुअली ऐसे आएगा, जब रेडियस d से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये जो स्फीयर होगा ना, इसका कुछ पोर्शन वायर को क्रॉस करेगा, कॉर्ड बन जाएगा। हाँ। तो वो जो वायर आप देख रहे हो वो वायर कुछ ऐसे हो जाएगी, और सेंटर से हम d डिस्टेंस पे हैं, ये चीज, और रेडियस इसकी r है। तो आप यहाँ पर ये जो लेंथ होगी, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ इसकी, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, रूट ऑफ, और इतनी ही लेंथ दूसरे साइड पर भी होगी, तो ट्वाइस इंटू रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये पूरी वो लेंथ है जो स्फीयर के अंदर आएगी 17th क्वेश्चन में। यस सर। और इसको चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, और इस टोटल चार्ज को एप्सिलॉन से डिवाइड करिए, ये फ्लक्स आ जाएगा गॉस लॉ के हिसाब से, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। यस सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। और कौन सा इसमें रह गया, नहीं तो आगे बढ़ते जाए। सर एक बार 25th वाला बता दीजिए। 25th वाला कह रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड यूज गॉस लॉ टू प्रूव दैट द रीजन ऑफ स्पेस मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब वहां पर चार्ज नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में मतलब जो फर्स्ट वाला था वो तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से आ गया था, पर इसका सर सेकंड पार्ट मतलब कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला आ गया था डिफरेंशियल फॉर्म लगा के। यस सर। ठीक है, ओके। इज द कन्वर्स ट्रू, ये वाला कह रहे हो कि इसका मतलब कि अगर कहीं पर चार्ज डेंसिटी 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। यस सर। ओके, देखो पहला स्टेटमेंट 25th में कह रहा है कि अगर E यूनिफॉर्म है, इफ E इज यूनिफॉर्म इन ए स्पेस, देन द डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब रो जिसको कह सकते हैं डेंसिटी रो, ये 0 आएगा। ये तो आप प्रूफ कर चुके हो, बिल्कुल सही। और ये प्रूफ उससे कर लेंगे कि रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज डेरिवेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हां, और एंड सिंस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका कन्वर्स कैसे ट्रू करोगे कि तो इसका कन्वर्स का एग्जांपल किया था हम लोगों ने। एक मिनट, इफ रो इज 0 देन E इज यूनिफॉर्म, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये तो मैथ्स के हिसाब सोचो ना। अच्छा एक बार मैथ के हिसाब dy by dx 0 का मतलब ही कांस्टेंट है बस। मैथ के हिसाब सोचो ना कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आएगा। यस सर। यस सर। बट उल्टा भी होता है क्या कि अगर कहीं डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा। मैथ के एंगल पे सोच लो ना, पहले मैथ फिजिक्स में बता देंगे। मैथ के एंगल पे सोचो आपकी, अगर डेरिवेटिव 0 है तो क्या जरूरी है कि फंक्शन कांस्टेंट हो? फंक्शन का मैक्सिमा नहीं हो सकता वो, एक मिनट, फंक्शन का मिनिमा नहीं हो सकता। यस सर। अच्छा चलिए, ये तो मैथ हो गए। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चार्ज डेंसिटी 0 होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। सर वहां पे अगर मस्ट बी की जगह मे भी होता तो सर ये ट्रू हो सकता था। देखो हाँ बच्चा, एक्चुअली लेकिन होता क्या है, हम सिर्फ एक डिस्कशन ये कर रहे हैं यार। हम लोग को तैयारी ऐसी कर रही है कि पेपर में डाउट ना रहे। जो डाउट है हम लोग यहाँ कर लेंगे। देखिए सुनो, तो और तरीके बता रहे ना आपको, बहुत सारे तरीके। डाइपोल या कोई भी पॉइंट चार्ज, सिंपल एक पॉइंट चार्ज क्यों ले लो आप, सिंपल केस पॉइंट चार्ज, इससे कुछ डिस्टेंस बाहर जाओ, r डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा ये बताइए? होगा ना? कितना k by r स्क्वायर। अब क्या उस पॉइंट जहां पर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, क्या यहाँ पर कहीं कहीं चार्ज है? इस रीजन में कोई चार्ज है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो? नो सर। नो सर। इस रीजन में रो कितना हुआ यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है? रो
जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना वहाँ पर, यस तो रो जीरो होने का मतलब ई यूनिफॉर्म, ये कैसे कर, मतलब ये चीज ट्रू नहीं हुई ना। सिंपल सा एग्जांपल है, जितने भी चार्जेस उनको देख लो ना आप, इस क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जहां पे चार्ज खत्म हो जाता है, चार्जेस के बाहर निकलने पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आती ही नहीं, क्योंकि किसी भी चार्ज्ड बॉडी के बाहर आ जाने पर रो हमेशा जीरो हो जाएगा। यस सर, यस सर, समझ गए। ये ठीक है। अब और इसके पॉइंट तो डिस्कशन बेस्ड है, पता नहीं तुम लोगों ने अटेम्प्ट किए भी है कि नहीं किए हैं, और नहीं किए तो कर अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तुम लोग नहीं पूछे इसका मतलब या तो तुम लोगों ने कर लिए हैं या नहीं। आंसर बता दीजिए उनके, मतलब अभी आंसर बाद में बता देंगे। अभी चलो ये 2 क्वेश्चंस और करने हैं अभी, आज अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको करो। पॉइंट चार्ज Q एक डिस्क की एक्सिस पर है मान लिया जाए इसमें, और कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज पासेस थ्रू द डिस्क। तो आपको ये प्रूफ करना है। One-fourth of electric flux from the charge passes through the disk. क्विकली बताएं क्या करना चाहिए इसमें। सर इसमें सिलेंडर की तरफ से एक्सटेंड करना होगा। सर इसमें चार्ज टोटल फ्लक्स होगा वो बाई ई नॉट होगा सर। एक मिनट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज, इसके बारे में पहले बताओ ना, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज से निकलता है? हाँ, किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब है, क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आप इस पॉइंट चार्ज को किसी भी तरीके के सरफेस से क्लोज करिए, फ्लक्स क्या आएगा यहाँ पर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स फ्रॉम अ चार्ज इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसका 1/4 मतलब कि Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स डिस्क का है, और ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ये डिस्क का रेडियस r है तो इसके फ्लक्स को डेरिवेशन किया गया था Q/2 एप्सिलॉन 0 into 1 minus z upon, मतलब b upon root of r square plus b square, and this is given as Q/4 एप्सिलॉन नॉट क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब आप प्रूफ करके देख लो कि r = √3 भी बनता है या नहीं बनता है इसके हिसाब से। हो जाएगा, ये बन जाएगा। यस सर, आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो फटाफट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है उसमें देर पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो तो बताए। Charge within a sphere of radius r centered at origin. देखिए अब कुछ क्वेश्चन तो मतलब क्लासिक क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर हाईलाइट करना, मतलब इनको अपने म्यूजियम टाइप में लगा के रखो। क्या है देखिए, देखिए तुम लोग की फिजिक्स कितनी अच्छी है भाई। अगर हम एक वायर ले, टेबल पर ड्रॉ करते हैं, टेबल पे ड्रॉ करने से डायग्राम विजिबिलिटी अच्छी होती है। ये मान लिया है कुछ लैम्डा डेंसिटी का वायर हुआ,
और ये आप जेड एक्सिस मान लो, टेबल के ऊपर हमने वाई एक्सिस मान ली, ऑन द टेबल वाई एक्सिस, और इधर की तरफ हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और इसके ऊपर एक पॉइंट चूज करते हैं टेबल पर एक पॉइंट पी चूज करें जो कि एक्स कॉमा वाई हो। वायर को हम जेड एक्सिस पर मान रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे पॉइंट पी पर? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर लिखना चाहें मैग्नीट्यूड वाइज, मॉडुलस वाइज, तो 2k लैम्डा अपॉन, अब हमें पता करना है कि वो पॉइंट पी वायर से कितने डिस्टेंस पे है। पॉइंट पी अगर x, ठीक, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर, सीधा सा रूल होता है, एक वेक्टर को यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो वो वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। It is 2k lambda upon a root of x square plus y square and the unit vector along E। अब फिगर पे जाते हैं, पॉइंट P की तरफ जो यूनिट वेक्टर बनेगा, तो ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj, और उस पोजीशन उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बन जाएगी 2k लैम्डा, न्यूमरेटर में हो गया xi प्लस yj बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये वैसा ही है जैसा कि प्रॉब्लम में दिया गया तुम्हें। मैंने कहा ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी स्पेशल है, और पहली बार में तो शायद ही कोई कर पाए अगर इसने, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर प्री अटेम्प्टेड नहीं है तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि शायद एग्जाम में हम कर पाए इसको। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, अगर आप देखो टोटली मैच कर रहा है इसके साथ। ये इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो एक लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस क्वेश्चन में है वो अल्टीमेटली एक लॉन्ग वायर की है जिसको कि वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके रखा गया है। तो कंपैरिजन करने से हमारा लैम्डा क्या बनेगा? देखो कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू a/2 कितना बनेगा? a/2k। अब वो क्या कह रहे हैं? चार्ज विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो अगर आप ओरिजिन पर कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर बनाओ तो वो इस लाइन चार्ज की कितनी लेंथ को इनक्लोज करेगा? 2r। तो फिर चार्ज विद इन स्फीयर निकालने के लिए, मतलब Q इनसाइड स्फीयर, अगर आपको ये निकालना हो ar/k, हाँ, तो इट विल बी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो उसके इनसाइड जाएगी ar/k into 2r, हाँ, और लैम्डा को a/2 और k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into 2r। पूरा आंसर देख लीजिए क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन ar। मेरे ख्याल से ये पूरा आंसर बन जाएगा। सर यहाँ पे प्लीज एक चीज बता दीजिए, यहाँ पे आपने रॉड क्यों ले ली? भैया बोला, देखो फिर मैं बात है कि हर क्वेश्चन में लॉजिकली मैंने बोला कि ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, सॉल्यूशन भी यूनिक है और इसकी थिंकिंग भी यूनिक है। मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, और हम मतलब ये नहीं कह सकते कि यार एक लॉजिक पकड़ लिया और उस लॉजिक से हम सबको समझाएंगे। कभी कभी एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस भी आएंगे। अब ये मेरे को पता है कि रॉड का एग्जांपल है, सिंपल सी बात है, और ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन और भी हैं। और भी रॉड आपने लिया ये हिट एंड ट्रायल के बाद ही पता चला ना कि यहाँ पे रॉड लेंगे, मतलब जब वो इक्वेशन से मैच कराई? नहीं, हिट एंड ट्रायल से नहीं लिया है मैंने। मतलब हिट एंड ट्रायल तो है लेकिन थोड़ा दिमाग भी है, ठीक है जी। थोड़ा दिमाग इसलिए है कि यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि जो मॉड ऑफ ई है, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा ये इसका? ए न्यूमरेटर में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मॉड निकालो आप, वो हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर।
और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कुल मिलाकर के ये a अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी a अपॉन r के फॉर्म में है। तो मेरे को हल्का हल्का याद आने लगा है कि यार 1 अपॉन r का टर्म किसी के तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। ये सर वो फिर रॉड में ही आएगा। फिर ये तो इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं कि और कैसे, हम सिर्फ याद करने से नहीं होगा भाई। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 अपॉन r स्क्वायर आता है, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 अपॉन r क्यूब आता है, वायर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 अपॉन r आता है, इनफाइनाइट सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस आता ही नहीं है। तो ये सब भी तो याद रखना पड़ेगा मुझे। एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा, बात ये समझो, है ना बात मुझे। बोलो भाई ये क्वेश्चन, एक तो ये वाला हो गया आपका क्वेश्चन फ्लक्स का, और एक ये क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन और भी है बुक्स में, हो सकता है तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मिल जाए। ये मेरा अपना तरीका है सॉल्व करने का, और किसी का सर इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आप अभी बता सकते हैं जितना हम लोग को भी पता है उसके हिसाब से? वो भी नहीं पता आपको एक्चुअली, वो जो सॉल्यूशन है वो भी नहीं पता है, क्योंकि वो तब पता होगा जब मैथमेटिक्स में 3D और वेक्टर का चैप्टर हो जाएगा, तब हो सकता है। मैथ्स में अगर आप 3D और वेक्टर का चैप्टर पढ़ ले तो हो जाएगा, वो भी नहीं पढ़ा सर तो उसमें आपने लाइन का अज्यूम के साथ कोई तो रीजन होगा सर? नहीं भैया, एक्सप्रेशन देख के पता लगाना होगा, मतलब एक्सप्रेशन देख के अंदाजा लगाया, ये कह लो यार। सर एक चीज बता दीजिए, जो आपने यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने मैग्नीट्यूड ऊपर लिखा a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सर जैसे जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर उसको उसकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे ऊपर वाले न्यूमरेटर से, तो फिर सर ये डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा फॉर्मूला बन रहा है, तो फिर क्या सर इसे डिस्क मान के भी किया जा सकता है? कहाँ डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है उसका फॉर्मूला? सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो कहाँ 1 माइनस का टर्म आ रहा है इसमें? तो कहाँ आ रहा है 1 माइनस का टर्म भाई? नहीं तो अगर वो लगा दे कि अगर वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो 1 माइनस निगलेक्ट। देखो ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं तो ऐसे आप लोग नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। तो अगर इस ऐसे आर्गुमेंट पे चलना है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब इसका सोल्यूशन ही यूनिक है, यूनिक अप्रोच ही है इसकी, तो उसमें हम क्यों उसको जनरलाइज करने में लगे? अरे भाई, ना तो इस क्वेश्चन में कोई कभी कुछ एडिटिंग होनी है, ना इसके सोल्यूशन में एडिट होना है। यस सर। बस आप याद रखो, क्यों उसमें जबरदस्ती आप लोग हर क्वेश्चन में आर्गुमेंट करते हो कि यार ये ऐसे हो जाना चाहिए। की बेस्ड क्वेश्चंस टाइप में है। अरे ये अपने आप में एक क्लासिक क्वेश्चन है, अगले 50 सालों में भी इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, ये ऐसे ही पूछा जाएगा। आंसर याद कर लो, ज्यादा करना है तो। नहीं पूछता भाई कोई, जबरदस्ती क्यों परेशान हो रहे आप, कोई नहीं पूछेगा। चलिए फटाफट इसमें देखिए, क्विकली मूव करें। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेक्टर है 4i कैप माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2j कैप न्यूटन पर कूलम, मतलब दो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, x और y। चलिए टॉप फेस का फ्लक्स बताओ इसका, ये जो क्यूब है इसका टॉप फेस, इसके नाम दे देते पहले, ये a b c d e f g h। बोलो क्या आंसर आएगा टॉप फेस में? टॉप फेस का मतलब हो गया e f g h। कौन सी प्लेन में है e f g h डायग्राम के हिसाब से? e f g h सरफेस कौन सी प्लेन में है? xy प्लेन। सर xy प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी प्लेन में है? xy प्लेन में। सर xy प्लेन। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड और जीरो होगा आंसर। जीरो। फ्लक्स जीरो, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस आर इन द सेम प्लेन, दोनों पैरेलल हो गए। बॉटम फेस सर उसमें भी जीरो होगा आंसर। वो भी xy प्लेन में ही है। बॉटम फेस मतलब ABCD is also in the XY plane. Electric field is also in the XY plane. जीरो। हाँ, जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो, ठीक है। और बढ़ते जाओ आगे। टॉप बॉटम हो गया, लेफ्ट फेस। ZY प्लेन। लेफ्ट फेस मतलब ADHE, कौन सा प्लेन हुआ ये?
जेड वाई जेड बाय प्लेन वाई जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? आई कॉम आई कैप वाला मतलब आपको सिर्फ देखिए, सीधा सा रूल होता है, जिस सरफेस का फ्लक्स निकालना है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप। तो अगर वाई जेड प्लेन की सरफेस है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 आई कैप। 4 आई कैप, तो इसका मतलब 4 आई कैप से फ्लक्स आएगा। फ्लक्स 4 आई कैप से आएगा और किसी से नहीं आएगा। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट से आता है। और कितना आएगा फ्लक्स इसमें? अगर 4 आई कैप से आना है तो 4 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑफ दिस ADGH, एरिया ए स्क्वायर। पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें ये भी देखना होता है। 4 आई कैप की इलेक्ट्रिक फील्ड इस ADHE में एंटर करेगी या एग्जिट करेगी? एग्जिट कर रही होगी इससे। पॉजिटिव होगा। अरे क्या हो गया तुम लोग? 4 आई एंटर करेगी सर पीछे से। एंटर कर रही है नेगेटिव सर एंटर कर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है। 4 आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एंटर तो ये तो इस लेफ्ट फेस से तो एंटर हो रही है, माइनस। चलिए राइट फेस का बोलो। राइट फेस BCGF, ये भी वाई जेड। 4a स्क्वायर होगा। 4a स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 4 आई कैप है। कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वाई स्क्वायर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं देखी जा रही है? इसको क्यों देखे भाई? जब हमारा वाई जेड प्लेन है तो हम एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और इसके लिए पॉजिटिव फ्लक्स होगा बिकॉज इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है। तो प्लस 4a स्क्वायर हो गया। चलिए फ्रंट फेस। फ्रंट फेस का मतलब ABFE कौन सा प्लेन है ये? एग्जैक्ट इसमें क्या पहला कंपोनेंट लेंगे? तो क्योंकि ये ZX है तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 आएगा ये। तो नो नहीं भैया, फ्लक्स विल बी बाय 3y स्क्वायर प्लस 2 जो और माइनस वाला इसकी वजह से आएगा फ्लक्स। कितना आएगा? आप इसमें y की वैल्यू भी तो रखोगे। y 0 हो जाएगी तो y 0 है ना, फ्रंट फेस के लिए y 0 है तो y 0 हुआ। फिर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो बचा ना कुछ। माइनस तो डायरेक्शन के लिए, माइनस j कैप डायरेक्शन है वो छोड़ दो। मैग्नीट्यूड बचेगा 3 × 2 6a स्क्वायर। अब आपको प्लस माइनस तो ऐसे देखना है, माइनस j कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस j कैप ये आप एग्जिट कर रहा होगा, यानी हाँ फ्रंट फेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ अगर वो वाला माइनस उठा लेते तो भी फंस जाते यहाँ पर। चीजें बड़ी आसान है लेकिन थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी। बैक साइड पे जाइए, बैक फेस का मतलब होगा DCGH, ये भी एग्जिट है। लेकिन एक मिनट, लेकिन इस प्लेन के लिए y कितना होगा? ये प्लेन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पीछे है? a डिस्टेंस। तो y को a रखेंगे। जब y a रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 3a स्क्वायर प्लस 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना मल्टीप्लाइड बाय एरिया। 3a स्क्वायर प्लस 2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू a स्क्वायर। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से वो एंटर कर रहा है। नेगेटिव होगा। माइनस हो जाएगा। तो बैक फेस में नेगेटिव फ्लक्स है, फ्रंट फेस में पॉजिटिव फ्लक्स है। अब सारे फेसेस हो गए, फ्रंट बैक लेफ्ट टॉप। टोटल फ्लक्स कितना हुआ पूरे क्यूब का? सबको ऐड करो, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इन सबके फ्लक्स को ऐड कर देंगे। -3a की पावर 4 -3a की पावर 4 है। वो गॉस लॉ के हिसाब से क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इससे इसका चार्ज निकालेंगे। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी जाते जाते ये बता गए थे आपसे कि चार्ज इनसाइड द बॉडी निकालने का एक तरीका ये होता है कि पहले फ्लक्स निकाल लें और फिर गॉस लॉ लगा दें। ठीक है? यस सर। यस ऐसे ही ये भी क्वेश्चंस हैं लेकिन अभी ये मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है। इसमें 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कमेंट कर लेंगे। हाँ कर लो। अच्छा ये a + bx स्क्वायर है।
ये हम लास्ट क्लास में एक्चुअली एक बात कह रहे थे जब आप पिछली क्लास में एंड हो रहा था लेक्चर, तो ये कह रहा था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x का लीनियर फंक्शन नहीं है तो चार्ज डेंसिटी निकाल करके चार्ज निकालना सही मेथड नहीं बनता है। कैलकुलस से आप कह रहे थे करना सर पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, कैलकुलस आ जाती है। हाँ, तो ये उसी को समझाने के लिए क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोलिक दिया है x का, क्या करोगे? मतलब अगर चार्ज निकालना है तो सही अप्रोच कौन सी होगी? टोटल फ्लक्स निकाल के टोटल फ्लक्स निकाल के Q by एप्सिलॉन नॉट से। हाँ, और फ्लक्स निकालने के लिए आपको इसके अलग अलग फेस करने पड़ेंगे, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, 6 फेसेस है सबका अलग अलग फ्लक्स। अलग अलग। हाँ, तो ये छोड़ दे रहे हैं, यहाँ बॉटम पे आंसर लिखा हुआ है इसका, ठीक है? सर कर लेंगे। इसका बॉटम पे आंसर है। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसका भी आंसर लिखा हुआ है, तो ये थोड़े अपनी प्रैक्टिस में कर लेना आप। ओके। अब हमारी तरफ से गॉस लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन हो सकते थे, ये इस पे फिर मैं बोलूंगा, इस क्वेश्चन में आप इमोशनल ना हो, आप इसको याद करें, क्योंकि इसका सोल्यूशन ये अपने आप में ही यूनिक क्वेश्चन है, इरोडो का ही क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी यूनिक है, क्वेश्चन भी यूनिक है। सर अगर चाहें सर तो ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं सर सिमिलर। जब भरेंगे तो उसके सोल्यूशन भी वैसे ही आएंगे। जी सर, जी सर। सोल्यूशन भी तो वैसे ही आएंगे, बट ये इसलिए तो करा दिया कि आप बाई चांस कभी आ जाए तो तुम लोग को ये ना रहे कि यार हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। भाई आपको यूनिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन सब तो करा रहे हैं। हाँ सर, लेकिन अभी ऐसे क्लासिकल क्वेश्चन में हम लोग और कर नहीं सकते ना, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि सर उसमें 3D वगैरह लगता है, और सर अभी वो सब पता नहीं है, तो और इसके बारे में भी पढ़ नहीं सकते बिल्कुल भी। देखो भाई, अगर आपका मैथ अच्छी है तो आप इसको कर लोगे, मैथ पे डिपेंड करता है तुम लोग की मैथमेटिकल स्किल कैसी है। मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, अगर आपको वैसे ही करना है मान लो, तो मतलब सिर्फ ये आपको ये ना लगे कि यार नहीं हमारे सर लोग जो हैं वो टाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर पहले मैं आपसे कहने वाला था कि सर ऐसे क्लासिकल क्वेश्चन 4-5 और ऐसे दे दीजिए, मतलब नहीं तो है ही नहीं ना क्लासिकल, अरे है ही नहीं, जब वो एक ही क्वेश्चन है, कहीं है नहीं, किसी के पास नहीं है तो कहाँ दे दें भाई? अगर वो क्वेश्चन होते तो देते ना किसी। ये देखो आप ये दिमाग, चलिए ऐसे मान लो कि स्फीयर बना लिया, अब आपको दिखाते हैं इसका सोल्यूशन, अगर बुद्धि काम कर जाए तो ठीक, नहीं काम करे तो भी ठीक। अब ये बोर्ड होता है ना तो डायग्राम थोड़ा सा जल्दी बनता है, इसमें बस ये समस्या है मेरे को। बाकी इमेजिन करना है, ये हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि एक स्फीयर दिखाए 3 डायमेंशन की तरफ, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अब आप सुनिएगा, हम इस स्फीयर पे कोई एक पॉइंट चूज करें, स्फीयर के सरफेस पे जो पॉइंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर ही होगा। यस सर। लेकिन वो पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा। अब आपको ये विजुअलाइज होता है या नहीं होता, देखो भाई कि वो पॉइंट 3D स्पेस में होगा, यानी उसके विजुअलाइज हो रहा है, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे x y z, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा एरिया चूज करें, इस पॉइंट P पर एक छोटा सा एरिया dA, और फ्लक्स को जो डेफिनेशन दी गई है, फ्लक्स वो कहा गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा, which can also be written as dot product between E and dA। अब dA वेक्टर जो होता है ना, इसमें dA मतलब एरिया को वेक्टर माना गया है, बट dA वेक्टर एक्चुअली होता है dA मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर along नॉर्मल। और इसका नॉर्मल जो होता है, स्फीयर का नॉर्मल रेडियस की तरफ आता है। तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, देखो जरा, dA वेक्टर की वैल्यू बनेगी dA इनटू नॉर्मल मतलब रेडियस, और रेडियस मतलब पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर बनेगी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। यस सर। डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। वो r है, अंडर रूट क्यों कर रहे हो, r है, रेडियस है ना, इस वेक्टर का मॉडुलस। यस सर। मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, a इंटू xi कैप प्लस yj कैप अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब डॉट,
ये बड़ा सा डॉट लगाना दिखना चाहिए आपको, इनटू DA, और यहाँ पर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप अपॉन R। अब डॉट प्रोडक्ट में A बाई R बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन के अंदर डॉट प्रोडक्ट्स का रूल याद करना है, I और I मल्टीप्लाई होते हैं, तो न्यूमरेटर में बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या z का कोई टर्म आएगा डॉट प्रोडक्ट लेने, और डिनोमिनेटर भी x स्क्वायर और इनटू DA। ये हो गया A अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DA, और इंटीग्रेशन ऑफ DA का मतलब टोटल एरिया, तो इससे ये आ गया 4 पाई AR। ये फ्लक्स आया, और जो फ्लक्स आया वो फिर हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यस सर, समझ गए। सेम आंसर आ गया। यस सर। लेकिन अब मैं देखो भाई, आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप एरोडोम के 2 लेवल आगे तक जाओ। स्फीयर है तो तुमने कर लिया इसको, ठीक है। ये एक इत्तेफाक हुआ ना कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए। यस सर। नहीं तो आप इस इंटीग्रेशन को करते करते मर जाते, पूरी लाइफ चली जाती, फिर भी नहीं होता इंटीग्रेशन की। ये तो जस्ट एक कोइंसिडेंस हुआ कि ये और ये कैंसिल हो गए। यस सर। अगर ये स्फीयर के बजाय मैं कहता कि यहाँ पर कोई एक क्यूब है, और अब बताइए क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। सर वही प्री अटेम्प्टेड वाली बात यहाँ पे फिर से हो गई। हम लोग को यहाँ पे ये आपने बता दिया कि ये स्फीयर है, उसके बारे में सब लेना है, तो सिंपल लग रहा है। नहीं, अगर यहाँ तो करते ना, जो ये मेथड था इसमें तो क्यूब भी करते हैं, क्योंकि अगर हम ओरिजिन पर है कि क्यूब भी बना लेंगे तो हमको ये तो मालूम चल जाएगा ना कि क्यूब के अंदर कितनी लेंथ आएगी। यस सर। यहाँ तो अप्रोच अलग है मेरी, इसका सेपरेट कर सकते। यहाँ पर तो अगर हम स्फीयर के बजाय कोई और भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो भी हमारा ये सॉल्यूशन तो हर जगह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ ये निकालना है कि इस वायर की कितनी लेंथ उस ऑब्जेक्ट में जाएगी। यस सर। सारी बातें समझ में आ रही है। मतलब हमने क्या कोशिश करी, हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि भैया ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है। हमने ये हमारा ब्रेन यहाँ जा रहा है कि यार ये तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दी, हमने ये सोचा कि ये कौन है जो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि लाइन चार्ज था जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की थी, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो 1/r स्क्वायर के हिसाब से करता है, डाइपोल 1/r क्यूब के हिसाब से करता है, इनफाइनाइट सरफेसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। रिंग और डिस्क का सवाल नहीं उठता यहाँ पर कोई, क्योंकि रिंग और डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड 1 डायमेंशन में आती है। रिंग अपनी एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, डिस्क अपने एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दे आर 1 डायमेंशनल। यस सर। ले दे के लाइन चार्ज बचा, तो हमारा डाउट लाइन चार्ज की तरफ गया था, फिर हमने उसको कंफर्म कर लिया। ये एक तरीके से होता है ना भाई, जब आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो तो पहले दिमाग में कुछ तो आएगा, कोई क्राइम हो गया तो पहले तो कुछ लोगों पे डाउट किया जाएगा ना कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो जांच पड़ताल होती है उसकी। पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे भाई साहब आगे चल करके, कैसे बनोगे DIG भाई जी? वो भी तो यही काम करते हैं, पहले अंदाजा लगाते हैं कि यार ये इसके सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के सिम्टम्स ऐसे थे कि हमको लगा कि ये लाइन चार्ज होता है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि तुम लोग ऐसा कर पाओगे। मैं बिल्कुल तुम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहा कि तुम ऐसा सोच पाओगे अभी। इसके लिए सब लोग बनना पड़ेगा भाई। अलग अलग होता है ना ब्रेन का लेवल, मतलब एज के हिसाब से बदलता है सब कुछ। एनीवे, बट मैंने इसलिए बता दिया कि मैं ये जरूर कर सकता हूँ, मतलब और लोग करे ना करे, मैं यहाँ पर स्फीयर की बजाय सिलेंडर डाल सकता था, क्यूब डाल सकता था, अपने हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ मैं। बट ये जो दूसरा मेथड तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझसे करवा लिया, जबरदस्ती इस मेथड को आपने करवा तो लिया, आंसर भी आ गया, और ये भी सर इस क्वेश्चन को आप मतलब नेट पे सर्च करो, ठीक है, नेट पे सर्च करना, ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेट पे।
100% मिलेगा। तो ये वाला बुक्स में भी दिया होता है। इरडो का क्वेश्चन है भाई आपका, ये इरडो का ही क्वेश्चन है ये। तो कई लोगों ने इसमें सबसे सही सर हम लोग रिजल्टेंट उसका देख ले तो उससे एक अंदाजा मिल ही जाएगा। तो सर और ये सर जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई ऐसा कुछ आ रहा होता जैसे डाइपोल आइपोल तो वैसे भी हो जाता, मतलब वो अगर रिजल्टेंट देख लेते हम लोग। बिल्कुल, क्वेश्चन ही पूरा यूनिक है, थिंकिंग यूनिक है, लॉजिक सब कुछ, मतलब इस क्वेश्चन को आप उठा करके कहीं अपनी ऐसी जगह रख लें जहाँ बार बार पढ़ते रहिए इसको। मैं कह रहा हूँ आप इसको सर्च करना, आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट मिल भी जाएगा, नंबर मुझे नहीं याद आ रहा वरना बता देता आपको। स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन के आसपास ही है, कहीं भी सर्च करोगे तो ज्यादातर तुमको यही वाले सॉल्यूशंस मिलेंगे, 100% बता रहा हूँ। लेकिन इसकी भी मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग तुम में से ऐसे हो जो इस क्वेश्चन को आते ही ये दिमाग में आएगा कि मुझे डीए वेक्टर लिखना है। ये भी कोई ऐसा मेथड तो है नहीं जो तुमने इसके पहले किसी और क्वेश्चन में किया है आज तक। सर डीए वेक्टर आ जाता लेकिन सर यूनिट वेक्टर नहीं आता सर। हाँ, तो ये भी तो पहली बार, ये भी सॉल्यूशन अपने आप में यूनिक ही दूंगा, आखिर ये भी तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो जब पहली बार में ही कोई मेथड करना है तो यार इसमें क्या बुराई है फिर। यस सर। यस सर। ठीक है जी भैया, हमारी तरफ से मैं फिर बोल रहा हूँ आपको एक बार, हमको जितना गॉस लॉ से पढ़ाना था, क्योंकि मेरे को जो आज का टॉपिक करना था बट वो मैंने किया नहीं है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी थी बाय द गॉस लॉ, बट वो हम बोर्ड पे समझाना चाह रहे हैं। ये फिर बोलूंगा, ये असाइनमेंट ये सब बोर्ड टेस्ट है। हाँ, ये ऐसा इसीलिए आज प्रॉब्लम डिस्कशन कर लिया है, डाउट भी हो गया तुम लोग के। ये असाइनमेंट जिन्होंने अभी तक नहीं करी है वो कर लें, वरना वो गॉस लॉ में पछताओगे अगर अभी भी किसी का रह गया ये। सर ये जो मल्टीपल क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शंस है, ऐसे इनका आंसर दे दीजिएगा। कौन से क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका कौन सा दीजिए मिलना, बताओ आंसर। हम बता दे रहे, अभी बता दे रहे आंसर, आप अपना रीजनिंग देख लो कौन सा आंसर चाहिए था। 26 सर ये जो क्वेश्चन 31 में विसिनिटी वाला ऑप्शन है सर, वो मतलब नहीं, स्टेटमेंट नहीं समझ If the आता। flux of electric field through a closed surface is 0, ठीक है, the flux of electric field through a closed surface is 0, the electric field must be 0 everywhere on the surface। बताओ सर डी ऑप्शन में जो विसिनिटी वर्ड जो है, वर्ड वो नहीं समझ आता। विसिनिटी मतलब होता है उसके नजदीक। अच्छा ओके सर। विसिनिटी का मतलब नजदीक होता है, पता नहीं हिंदी सही है कि नहीं है। नजदीक, ज के नीचे बिंदु आएगी सर, बाकी सब सही। बिंदु होता है ना भाई, Yes, बड़ा द पे बड़ा ही होता है, छोटा ही होता है। बड़ा ही होगा सर। होता है वो सही। विसिनिटी मतलब ये होता है उसके नजदीक जाना। ओके सर। Electric field must be 0 everywhere on the surface. The net electric field may be 0 everywhere on the surface. The net charge inside the surface must be 0. The charge in the vicinity of surface. इसका आंसर बता रहा हूँ, बी एंड सी है अपना, देखो कैसे आएगा। यस सर, डी में कंफ्यूजन थी, बी सी हो गए। यस सर, बी सी मार्क। ये पहला वाला क्यों नहीं होगा कि फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। फ्लक्स ऑफ बाहर कोई चार्ज है उसके से फील्ड होगी सरफेस पे। हाँ, और वैसे भी कहा गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब भी तो 0 फ्लक्स आता है। यस सर। यस सर। तो 0 करेंगे तो 0 सर वही बात हुई ना, मैंने कहा था कि मे भी होगा तो सही हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब इस तरह से रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो डाउट्स खत्म होते जाते हैं, इसीलिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूरी है। ये तो मैंने कहा था अभी ये कर लेंगे। ये 29, the flux crossing through a closed surface is independent of the location of enclosed charge. Is it right or wrong? ट्रू है। करेक्ट है। यस Okay, ये ट्रू है। अब देखते हैं दूसरा वाला, उसका सही एक्सप्लेनेशन है। Upon the displacement of charge within a closed surface, electric field at any point on the surface does not change. ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट तो गलत है, ई चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना भाई, अगर आप एक सरफेस के अंदर कोई क्यू चार्ज है तो जब आप इस क्यू चार्ज की लोकेशन बदलोगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, क्योंकि इस चार्ज से जो डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो अगर हम अंदर वाले चार्ज को कहीं और शिफ्ट कर देंगे तो हमारा वो डिस्टेंस बदल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगी लेकिन फ्लक्स नहीं बदलता अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ।
यस सर। तो सी वाला स्टेटमेंट ऑप्शन। एक मिनट, लेकिन क्या ये सही रीजन भी है इसका? स्टेटमेंट ही गलत है तो सी ऑप्शन होगा खाली। नो सर। सॉरी, स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया। हाँ यस सर, सी होगा। सी होगा। 28 में which of the following is sufficient condition for finding the electric flux through the closed surface? Magnitude of electric field is known everywhere. कौन सा? बी वाला। बी फॉर बॉल वाला। ऑप्शन बी। ठीक है। 27 हो चुका था मेरे ख्याल से। which of the following is false for a closed surface? False statement. Electric field is zero everywhere on the surface, then there can be no net charge. जब electric field ही zero हो गया तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो फ्लक्स तो वैसे ही जीरो हो गया ना, बिकॉज फ्लक्स क्या है, लाइंस कितनी लाइन जा रही हैं, जब लाइन है ही नहीं तो जाएंगी कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी ही नहीं, तो फ्लक्स की कोई बात ही नहीं होगी। फ्लक्स जीरो यानी कि नेट चार्ज जीरो, स्टेटमेंट सही है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, देन द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो, सही है। यस सर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस इज जीरो। रिपीट हो गया क्या ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर। नो सर, इसमें चार्ज तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये भी सही है। यस सर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ये तो भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां पर। यस। Point charge lies outside a, ये फिर से charge lies दो बार हो गया, outside a spherical region. The charge is then shifted to another point still outside. Electric flux through the spherical region changes. बताओ। नहीं है सर, सही जीरो ही होगा। गलत, जीरो ही हो। बाहर के चार्ज पे तो फ्लक्स, बाहर के चार्ज पे फ्लक्स डिपेंड करता ही नहीं है। अब वो कितना बाहर है इससे क्या फर्क पड़ता है? स्टिल आउटसाइड है, तो जब तक बाहर हो तब तक फ्लक्स जीरो, तब तक बाहर तब तक फ्लक्स जीरो। ये वाला गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगा बिल्कुल, जब चार्ज की लोकेशन बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के लोकेशन पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल रीजन रिमेन्स नॉन जीरो एंड अनचेंज्ड। नॉन जीरो भी गलत है। गलत है सर। बाहर के चार्ज में जीरो आता है। गलत है सर, डी वाला रॉन्ग है ये भी सर। गलत है। ये तो जब ऊपर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हो गए सारे आंसर तुम्हारे यार। सर जो आपने बोला असाइनमेंट नहीं भेजा था, जो कहते हैं ग्रुप पे, सर उसमें कहते हैं मुझे लग रहा है बहुत गलतियां हैं, क्योंकि सर डायग्राम है तो सर डायग्राम ही नहीं दिया हुआ है कईयों में, और सर कईयों 3 क्वेश्चन डायग्राम ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ही पूरा कंप्लीट नहीं है। अच्छा आप क्वेश्चन मुझे दे ऐसा तो लग रहा है या तो फाइल, मुझे क्वेश्चन नंबर बोल नहीं दो। सर काफी लग रहा था सर, इसलिए सर शायद कुछ फाइल करप्ट हो गई है, तो ऐसा कुछ है। अच्छा ये हो सकता है कि नंबर बताओ। नहीं ये हो सकता है, एक रुको मैं चेक, फाइल में भी कभी कभी क्या होता है, पीडीएफ जब कन्वर्ट होती है ना तो वो कभी कभी फॉर्मेटिंग नहीं हो पाती है पूरी, उसमें कहीं मिसिंग हो जाती है चीजें। यस सर, वो उसमें डायग्राम नहीं है, क्वेश्चंस आगे ऐसा लग रहा है पूरा कटा हुआ है। रुक जाओ, वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं दिए हुए हैं। फिगर नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं इसको रीचेक करके दोबारा भिजवाता हूँ तुम लोगों को। चलो उसमें क्वेश्चन है 28, उसमें कैपेसिटर के बारे में कुछ दिया हुआ है।